आदाब, मुनसिफ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खोरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का 21वां कॉन्वोकेशन, नायब सदर जमहूरिया हिंद करेंगे मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत। बीएसपी के रुकने असेंबली उमाशंकर सिंह की रिहाइशगाह और दफ्तर पर आईटी के धावे, कई अहम दस्तावेजात हुए जब्त, कार्रवाई जारी। मनरेगा की ताईद में चंडीगढ़ में कांग्रेस कारकुनों का एहतजाज, गरीब मजदूरों को रोजगार से महरूम करने का मरकज पर लगाया इल्जाम। मुल्क भर में मुफ्त एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी, हुकूमत ने कहा 9 उम्र लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाना है मकसद। पीएम मोदी इसराइल के 2 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना, दोनों ममालिक के दिफाई और तिजारती रिश्ते मजीद मजबूत होने की तवक्को। कटक डिप्टी डायरेक्टर माइंस के घर से 4 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी बरामद, उड़ीसा विजिलेंस डिपार्टमेंट की तारीख में सबसे बड़ी नकदी जब्ती। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का 2 रोजा कॉन्वोकेशन तकरीब का आगाज हुआ। इस तकरीब में भारत के नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वाले हैं। यूनिवर्सिटी का 21वां कॉन्वोकेशन है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए। नायब सदर के दौरे के पेश नजर यूनिवर्सिटी के बाहर और कैंपस में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। दाखिली व खारजी रास्तों पर नाकाबंदी की गई है, जबकि आने वाले मेहमानों की सख्त चेकिंग का अमल जारी है। तकरीब के दौरान तलबा और तालिबात को डिग्रियां और एजाज से नवाजा जाएगा। नायब सदर तकरीब से खिताब भी करेंगे, जिसमें वो आला तालीम की अहमियत और नौजवानों के किरदार पर रोशनी डालेंगे। देखें, विजिट आज ही स्टार्ट हो रहा है शाम को, तो उनका जो मोमेंट है शाम को रहेगा, लेकिन उस वक्त हमें रेस्ट्रिक्शंस रखी नहीं है। अलबत्ता कट ऑफ पॉइंट्स रखे हुए हैं जहां पर थोड़ा ट्रैफिक डाइवर्जन भी दिया जाएगा उसी वक्त। लेकिन एडवाइजरी कल के लिए है। कल सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक एडवाइजरी रहेगी, जब तक कि ये प्रोग्राम कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो है वो कंक्लूड हो जाए। इस एडवाइजरी के मुताबिक जो भी ट्रैफिक वहां से हब्बक से या जुकुरा से आने वाला है या गुलाब बाग एरिया से आने वाला है, उनको हमने डाइवर्ट दिया है। मलबाग एरिया लेके वो लाल बाजार ले लेंगे या फिर सोरा की तरफ जाएंगे। इसी तरह जो यहाँ से डलगेट से जो ट्रैफिक है, डलगेट का ट्रैफिक बडियारी चौक से उनको जाने नहीं दिया जाएगा, तो उनको ममता की तरफ और आगे खानियार का रूट लेना पड़ेगा। और अगर जो गुपकार की तरफ कोई जाना चाहता है उसको भी यही रूट लेना पड़ेगा। ये हमारी एडवाइजरी रहेगी कल के। और निशात और शालीमार के जो है वहां पर जो ट्रैफिक वहां से आता है, उनको तेलबल का रूट लेना पड़ेगा। मरकजी वजीर शिवराज सिंह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत में मुतादिद इस्लाहात नाफिज की गई हैं, जिसके नतीजे में भारत दुनिया में चावल की पैदावार में नंबर 1 बन गया है और गंदम के ज़खायर भरे हुए हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में खुराक की पैदावार में 34% इजाफा हुआ है और मजीद काम करना बाकी है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, उन्हीं रिफॉर्म्स का प्रभाव है कि आज चावल के उत्पादन में हम दुनिया में नंबर 1 पर आ गए हैं। गेहूं के भंडार भरे हैं। 34% हमारे खाद्यान्न की उत्पादन में वृद्धि हुई है पिछले 10 सालों में, लेकिन अभी और काम करना बाकी है और इसलिए कई रिफॉर्म्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। उन सुधारों को भी तेजी से करके खाद्यान्न के भंडार भरना, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हमारा हो, पोषण के लिए उपयुक्त हो और किसानों की आमदनी और बढ़ाने का काम हम लगातार करेंगे। भारत केवल भारत के लिए नहीं है, दुनिया का फूड बास्केट बन जाए, इसकी भी हम चिंता करेंगे। एक्सपोर्ट क्वालिटी के फल, सब्जियां, फूल और अनाज और हम कैसे बेहतर पैदा करें, इस पर भी हम काम करेंगे और प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर भी, जिससे योजनाओं का लाभ लेने में किसान को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, कई किए हैं, आगे और भी प्रयत्न करेंगे।
इनकम टैक्स महकमे की टीमों ने बहुजन समाज पार्टी के एमएलए उमाशंकर सिंह की रिहायशगाह और दफ्तर पर छापेमार कार्रवाई की है। जराये के मुताबिक कार्रवाई सुबह सवेरे शुरू की गई, जिसके दौरान बड़ी तादाद में अफसरान और सिक्योरिटी एहलकार मौजूद रहे। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई मुबैना माली बेज़ाब्तगियों और टैक्स मामलात की जांच के सिलसिले में की गई है। रिहायशगाह और दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, जबकि किसी गैर मुतल्लिका शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। दस्तावेजात और अहम रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की गई है। इनकम टैक्स हुकाम का कहना है कि यह कार्रवाई कानून के मुताबिक की जा रही है और जांच मुकम्मल होने के बाद ही तफसीलात सामने लाई जाएंगी। अब गिनती में नहीं की हम लोग 8 गाड़ी आए वो तो बस मौका। अरे इनकम टैक्स विभाग। हाँ। क्या नाम बताया अपना? नाम भगवान देना है। अब गिनती में नहीं की हम लोग। कांग्रेस लीडर्स और कारकुनों ने मनरेगा से मुतालिक मसाइल के खिलाफ चंडीगढ़ में एहतजाज किया, जिसके पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात रहे। मुजाहिदीन का कहना है कि मनरेगा के तहत मजदूरों को बर वक्त उजरत की अदायगी और काम की फराहमी में रुकावटें पेश आ रही हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि स्कीम को मौसर अंदाज में नाफिज किया जाए और वाजिबात फौरी अदा किए जाएं। एहतजाज के दौरान कांग्रेस रहनुमाओं ने मरकजी व रियासती हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मनरेगा देही मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और इसमें किसी भी किस्म की कोताही गरीब तबके को मुतासिर करती है। इसी दौरान एहतजाजी कांग्रेस कारकुनों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में असहमति होना प्रजातंत्र का गहना है। और जब असहमति हो, जैसे मनरेगा की योजना ये समाप्त कर रहे हैं, 14 लाख बीपीएल के कार्ड काटे जा रहे हैं सरकार द्वारा, इन बातों को लेकर हम एक विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन इस तरह के विषयों पे करना प्रजातंत्र में विपक्ष का अधिकार है, जनता का अधिकार है और हमारा संवैधानिक अधिकार है। और आज तक कभी इस तरीके से नोटिस लगाकर प्रदर्शन के लिए परमिशन ना देना, ये कभी मैंने नहीं देखा। मैं भी पिछले 22 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद का एक सदस्य हूं। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक जब कभी ऐसी कोई बात आती है, हम प्रदर्शन करते हैं। पहले विपक्ष में भाजपा थी, वो प्रदर्शन करते थे। पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि नोटिस लगा के कहा गया कि प्रदर्शन नहीं करने देंगे। और हमारे बहुत से नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पुलिस उनके घर पहुंच के कि भाई वो आ नहीं सकते यहाँ, उनको एक तरीके से हाउस अरेस्ट करने का कार्य किया गया है। ये स्वीकार्य नहीं है। हम प्रदर्शन करेंगे, जोर शोर से प्रदर्शन करेंगे, जनता के अधिकारों के लिए प्रदर्शन करेंगे। अगर सीएम ये विधानसभा में कह रहे हैं कि उन्होंने हाउस अरेस्ट नहीं किया कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, तो ये हरियाणा की पुलिस किसके इशारे पे चल रही है? ये पहले ही हम कह रहे हैं कि हरियाणा की सरकार दिल्ली के इशारे पे चलती है। हरियाणा में मुख्यमंत्री जी को दिल्ली में बैठे लोग जो हरियाणा की सरकार चला रहे हैं, अगर वो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को बिना बताए पुलिस को आदेश दे के हाउस अरेस्ट करा रहे हैं, तो क्या स्थिति है इनकी? और पुलिस तो गई है, हमारे पास फोटो है हर जगह की जहां जहां हाउस अरेस्ट किया है। तो यानी कि ये इससे साबित एक और बात हो रही है, हरियाणा में मुख्यमंत्री जी की कलम में शाही है गायब। मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के इलाके रेनावारी में बाबू सुल्तानुल आरिफीन गेट का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुकामी अवाम, उलमा और सरकारी अफसरान की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि यह गेट इलाके की दीनी व सकाफती शनाख्त का मजहर होगा और मुकामी तारीख को उजागर करने में अहम किरदार अदा करेगा। इन्होंने कहा कि हुकूमत तरक्याती मनसूबों के साथ साथ सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ पर भी खुसूसी तवज्जो दे रही है। हुकाम के मुताबिक मनसूबे की तकमील से इलाके की खूबसूरती में इजाफा होगा और
सियाहती एतबार से भी ये मुकाम मजीद तवज्जो हासिल करेगा। आज एक एमएलए साहब तनवीर सादिक साहब की तरफ से अपने इलाके को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए एक गेट का जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। इससे कोशिश की जा रही है कि पुराने शहर को एक उसकी खूबसूरती बढ़ाई जाए। थोड़े से टूरिज्म के लिहाज से कुछ जगह ऐसी बनाई जाए जहां लोग आके देखेंगे, फोटो खिंचवाएंगे और डाउनटाउन के लिए जो है ये फायदेमंद साबित होगा। इसी तरह तनवीर ने दरगाह शरीफ हजरतबल में भी इसी तरह के 2 गेट बनवाए हैं। कोशिश की जा रही है कि इन इलाकों की जो है खूबसूरती जो है उसको बढ़ा दिया जाए। आज एक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा में ज़ेर तामीर है, बहुत जल्द इसे आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इसका काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। वजीर आला ने बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब जापानी सरमायाकारी के लिए जापान इंडस्ट्रियल सिटी की तरक्की के अमल को तेज कर दिया गया है, जिसके लिए 500 एकड़ अराजी मख्तस की गई है। उनका कहना था कि इस मनसूबे का मकसद जापानी कंपनियों को जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और साजगार माहौल फराहम करना है ताकि उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी को फरोग मिल सके। किए हैं और भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत शीघ्र संचालित होने वाला है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही हम लोगों ने जापान के निवेशकों के लिए जापान इंडस्ट्रियल सिटी के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है, जिसके लिए 500 एकड़ की भूमि वहां पर आवंटित भी की है। चाहे वह जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर अन्य महत्वपूर्ण एक्सप्रेस हाईवे के पास बनने वाले इंडस्ट्रियल क्लस्टर, इन सब में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं और जापान से जुड़ी हुई तमाम कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश किया है। जिन्होंने भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश किया है, उन्हें उत्तर प्रदेश के एक सुरक्षित माहौल में अपना निवेश भी न केवल सुरक्षित महसूस हुआ है, बल्कि उज्जवल भविष्य की एक नई कामना के साथ वे अपने बिजनेस को उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ाने में रुचि लेते हैं और प्रदेश सरकार का एक सकारात्मक योगदान उन्हें उपलब्ध होता है। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने रियासत केरला के नाम को केरलम करने के मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि नाम की तब्दीली आईनी तरीक़ेकार के तहत ही मुमकिन है और इसके लिए बाकायदा कानूनी अमल जरूरी है। राजभवन पटना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी रियासत के नाम में तब्दीली एक संजीदा मामला होता है, जिसके लिए रियासती असम्बली की करारदाद और मरकजी हुकूमत की मंजूरी दरकार होती है। इन्होंने जोर दिया कि आइन के दायरे में रहते हुए ऐसे फैसले किए जाने चाहिए। तो ये क्या खास बात है भाई, बहुत सारे नाम है। अपने दिमागों को डीकोलोनाइज करने की जरूरत है। अब अंग्रेजों ने केरला कह दिया था, केरला हमेशा से केरलम रहा है, तो इसमें इसका तो ये तो अच्छी बात है। इसमें क्या जब तक पिछले राज आगे नहीं आएंगे नहीं, जब तक बेटा मैंने एक मिसाल दी, आप बाल्टी में आपकी चेन चाहे जितनी मजबूत हो और अगर एक कड़ी कमजोर है तो बाल्टी आप वो बांधेंगे जो कमजोर कड़ी उठा सके। तो विकसित भारत तो तभी बनेगा जब आज जो राज्य पिछड़े हुए हैं वो उस श्रेणी में आ गया। उत्तराखंड के साबिक वजीर आला हरीश रावत ने कहा है कि इंडिया अलायंस के फैसले के मुताबिक रियासत के अहम अवामी मसाइल को उठाया जा रहा है, जिनके हल के बगैर रियासत की मजमूई तरक्की का रोड मैप आगे नहीं बढ़ सकता। देहरादून में धरने के मुकाम पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हरीश रावत ने कहा कि ये मसाइल अवाम की रोजमर्रा जिंदगी, इंसानी हुकूक और रियासत की पुरअमन तरक्की से जुड़े हुए हैं। इन्होंने कहा कि इन्हीं मुतालिबात के हल के लिए वो आज अलामती भूख हड़ताल पर बैठे हैं और साथ ही खामोशी भी इख्तियार करेंगे। जी, हम इंडिया गठबंधन
के निर्णय के अनुसार जो है, हमारे सहयोगी साथियों के निर्णय के अनुसार जो है, इस राज्य की कतिपय बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समस्या, जिसके बिना आज राज्य के समग्र विकास का नक्शा आगे नहीं बढ़ सकता है, जो मानवीय समस्या भी है और जो लोगों के जिंदगी से जुड़ी हुई समस्या भी है और राज्य के एक शांतिपूर्ण विकास से भी संबंधित जुड़ी हुई समस्या है, हम उसके समाधान के लिए कुछ बिंदुओं पर आज यहाँ पर उपवास पे बैठ रहे हैं। मैं मौन व्रत रखूँगा, हमारे और साथी जो है धरने पर बैठेंगे और उसके बाद जो है हम एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित भेजेंगे और हमारा ज्ञापन में ये भी आग्रह रहने जा रहा है कि यदि इन बिंदुओं पर राज्य मंत्रिमंडल अपने को सक्षम नहीं मान रहा है निर्णय लेने में और इनका समाधान करने में, तो विधानसभा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज से इसराइल के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे के दौरान वो इस्राएली सीनेट में खिताब करेंगे और ये पहला मौका होगा कि कोई हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म यहाँ खिताब करेगा। ज़राए के मुताबिक पीएम मोदी के इस इसराइल दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू तेल अवीव एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इस्तकबाल करेंगे और दोनों यरूशलेम का दौरा करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इसराइल के दौरे पर सवाल खड़े करते हुए इल्जाम लगाया कि इस हुकूमत ने फ़लस्तीनियों और उनके मफादात को तर्क कर दिया है। मंगल के रोज़ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने फ़लस्तीन के तई हिंदुस्तान की दरीना पॉलिसी का हवाला देते हुए कहा कि हिंदुस्तान फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले चंद पहले ममालिक में शामिल था। जयराम रमेश ने कहा कि इसराइल के ज़ेरे कब्ज़ा मगरबी किनारे से हज़ारों फ़लस्तीनियों की बेदखली और बेघर होने की कार्रवाई तेज़ हो गई है, जिसकी दुनिया भर में मज़म्मत की जा रही है। गाज़ा में शहरियों पर इसराइल के वहशियाना हमले बिला रोक टोक जारी हैं। वहीं इसराइल और अमेरिका ईरान पर फिजाई हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि फिर भी वज़ीर-ए-आज़म अपने इससे अच्छे दोस्त नेतन्याहू को गले लगाने के लिए इसराइल का सफर कर रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि नेतन्याहू पर बदनवानी के संगीन इल्जामात हैं। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट तारिक अनवर ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इसराइल के दौरे पर अपने ख्यालात पेश किए। उन्होंने कहा कि गाज़ा में बेकसूर लोगों का कत्लेआम हो रहा है और इस पर प्रियंका गांधी ने इस मामले को इसराइल के सामने उठाने की वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की है। नहीं, कांग्रेस के महामंत्री और प्रियंका गांधी जी ने जो ट्वीट किया है उस उनके दौरे को लेकर उन्होंने कहा है कि जब वो इसराइल जा रहे हैं तो इसराइल के ऊपर इस बात का दबाव दें कि जो गाज़ा के अंदर नरसंहार हो रहा है, जिस तरह से वहाँ मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, उनकी जानें ली जा रही हैं, उस पर भी अपना विचार रखें और इसराइल पर दबाव बनाए कि गाज़ा के मसले को बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण ढंग से उसका समाधान हो। देखिए, ये तो बात साबित हो रही है जिस तरह से लगातार ऑपरेशन सिंदूर से लेकर और जो अभी अमेरिका के साथ जो डील हुआ है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं किसी दबाव में है। अभी केरला का नाम चेंज हुआ है, हमारे पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी मांग किया है कि बंगला नाम होना चाहिए। तो जब बंगला वहाँ की भी मांग है, दिल्ली में अगर दिल्ली की सरकार चाहती है तो कंसीडर किया जाना चाहिए। ओडिशा से आई एक खबर ने मुल्क में करप्शन की सूरत हाल को उजागर किया है। कटक हलके के डिप्टी डायरेक्टर माइंस डी मोहंती को कल रात 30,000 रुपये रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद ओडिशा विजिलेंस ने उनके रिहायशी फ्लैट भद्रक में वालदैन के घर और कटक पर दफ्तर पर छापे मारे। तलाशी के दौरान भुवनेश्वर के फ्लैट से 4 करोड़ रुपये से ज्यादा नकदी बरामद की गई है। नकदी की गिनती जारी है ताकि असल रकम की तस्दीक हो सके। बताया गया है कि ये ओडिशा विजिलेंस डिपार्टमेंट की तारीख में सबसे बड़े नकदी जब्ती का मामला है। यूपी के संभल से खबर है, शाही जमा मस्जिद तनाज़े की समाअत 24 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है और चंदाउसी की अदालत ने समाअत सुप्रीम कोर्ट के आर्जी रुके हुए अहकामात के बाइस मुलतवी की है। मुस्लिम और हिंदू वकला ने मीडिया को बताया कि तनाज़ा नवंबर 2025 से चल रहा है। शाही जमा मस्जिद के वकील शकील अहमद वारसी ने कहा है कि केस मंगल को समाअत के लिए दर्ज था, लेकिन अदालत उज़्मा की स्टे की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया। मुस्लिम फरीक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस की बरकरारी को चैलेंज किया। 19 मई को हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस हुक्म को बरकरार रखा, जिसमें अदालत की
निगरानी में साइट के सर्वे की इजाजत दी गई थी। हिंदू फरीक के वकील श्री गोपाल शर्मा ने सहाफियों को बताया कि चूंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इम्तनाई है, इसलिए ट्रायल कोर्ट कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती, जिसकी वजह से अगली तारीख दी गई है। उत्तराखंड से खबर है, शहर रुद्रपुर में एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स पर मुबैना तौर पर उस वक्त हमला किया गया जब वो मंदिर के सामने खाली जमीन पर नमाज अदा कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। हुकाम का कहना है कि मुतासरा शख्स शाहिद रेशमबारी इलाके के रिहायशी है। वाकये की तहकीकात जारी है और मुलविस अफराद की शनाख्त की जा रही है। रमजान के चलते उन्होंने जगतपुरा में उत्तरिया मंदिर के सामने नमाज अदा की। मरकजी वजारत सेहत मुल्क भर में 14 साल की लड़कियों के लिए HPV के खिलाफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। यह टीकाकारी रजाकाराना होगी और मुकम्मल तौर पर मुफ्त फराहम की जाएगी ताकि हर तबके तक मसावी रसाई यकीनी बनाई जा सके। हुकाम के मुताबिक प्रोग्राम में मर्ग की तैयारी करदा वैक्सीन इस्तेमाल की जाएगी। बताया गया है कि यह वैक्सीन HP वायरस के मुख्तलिफ अकसाम से तहफ़्फ़ुज़ देती है जो सर्वाइकल कैंसर का सबब बनती है। पंजाब पुलिस ने दिलावर सिंह को गुरदासपुर के करीब 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल के केस में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक मुश्तबा शख्स पुलिस की गोली से जख्मी था जो इलाज के दौरान दम तोड़ गया। तहकीकात से ये बात सामने आई है कि इस कत्ल में 3 अफराद ने अहम किरदार अदा किया था। हलाक होने वाले एहलकार से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुरनाम सिंह और होमगार्ड अशोक कुमार थे, जिन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक ये इलाका हेरोइन स्मगलिंग और सरहद पार से ड्रोन के जरिए हथियारों के ड्रॉप का हॉट बेड है। ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਡੈਥ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वस्त मुद्दती इंतखाबात से कबल वोटरों को मुतवज्जे करने की कोशिश करते हुए कहा कि हम जीत रहे हैं। इन्होंने दावा किया कि उनकी पॉलिसियों की बदौलत मुल्क में रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में तेजी आई है, जबकि आलमी सतह पर एक नई आलमी तरतीब कायम की गई है। वाज़ेह है कि नवंबर में वस्त मुद्दती इंतखाबात होने वाले हैं और इसी दौरान ट्रंप ने रिपब्लिकन उम्मीदवारों की हिमायत करने के अवाम से मुतालबा किया। सदर ट्रंप ने अपनी हुकूमत की तवील फहरिस्त कामयाबियों का जिक्र करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इससे उनकी मकबूलियत में इजाफा होगा। सदर ट्रंप ने खिताब के आगाज में ओलंपिक गोल्ड मेडल याफ्ता अमेरिकी मर्दों की हॉकी टीम को ऐवान में खुशामदीद कहा। उन्होंने हॉकी टीम के गोलकीपर को सदारती तमगा आजादी देने का भी ऐलान किया। Our country is winning again. In fact, we're winning so much that we really don't know what to do about it. People are asking me, please, 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 Mr. President, we're winning too much. We can't take it anymore. We're not used to winning in our country. Until you came along, we're just always losing, but now we're winning too much. और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।